दोस्तों नमस्कार। आज से हम निकलते हैं सियासत के सफर पर। अभी तक मैंने आपको अपने चैनल पर डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज दिखाए, जिनमें दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, आईटी पार्क और बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे। डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स क्या है? क्या इन डेवलपमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स का बीजेपी को कोई लाभ मिलने जा रहा है, या विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो सतह पर होंगे, वो जनता के कानों तक पहुंचेंगे, उनके आधार पर जनता वोट करेगी? इस पल्स को तलाशने के लिए हम निकलेंगे सियासत के सफर पर। आज पहले एपिसोड में हम बात करेंगे ओवरऑल पॉलिटिक्स के सिनेरियो के बारे में। इस समय सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, सब इलेक्शन के मोड में हैं। सबकी कोशिश है कि 2024 के लिए ऐसी गोटियां बिछाई जाएं कि उन्हीं के मोहरे सिकंदर बने। भारतीय जनता पार्टी जहां सीट वार रणनीति बनाने में जुटी है, वहीं विपक्ष सहयोगी दलों के साथ मीटिंग कर रहा है और गठबंधन की जमीन तैयार की जा रही है। यह कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर के गुजरता है, यानी 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में जो जीतता है, जिसकी ज्यादा सीटें आती हैं, दिल्ली में सरकार बनाने में उसी को नया रास्ता मिलता है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 मंडलों और 29 जिलों की 27 से ज्यादा सीट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन सभी सीटों में बहुत ही जबरदस्त टक्कर है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, ऐसे आसार अभी बन रहे हैं। और इसी वजह से इसी को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के अलग से रणनीति बनाई है। इसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र चौधरी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसी को ध्यान में रखते हुए सीट वार अमित शाह ने कमान संभाली है और 30 जून को अमित शाह बिजनौर से इस कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए नजर डालते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्यों अहम है, उत्तर प्रदेश क्यों अहम है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश मौजूदा स्वरूप में अस्तित्व में आया। उसके बाद 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ। उत्तराखंड यूपी से होकर के अलग राज्य बना। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग भी बार बार उठती रही है, लेकिन विभाजन होगा कि नहीं होगा ये भविष्य के गर्त में है। और ऐसी संभावनाएं फिलहाल बहुत कम हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश का कोई बंटवारा हो। तो फिलहाल हम मौजूदा सिनेरियो पर ही बात करेंगे। 18 कमिश्नरी और 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 332 तहसील हैं, 742 शहर हैं और लगभग 3,07,452 गांव हैं। 20 करोड़ से ज्यादा यूपी की आबादी है। लगभग 14 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश में मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 7.5 करोड़ से ज्यादा है और 6.5 करोड़ के लगभग महिला मतदाताओं की संख्या है। 80 लोकसभा सीटें हैं, जैसा मैंने आपको बताया। 31 राज्यसभा सदस्य यहां से चुने जाते हैं। 63 लोकसभा सीटें सामान्य श्रेणी में हैं, 17 सीटें SC ST कैटेगरी में आती हैं और यूपी में कुल 404 विधानसभा सीटें हैं। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या भी लगभग 100 है। इसलिए उत्तर प्रदेश बेहद अहम है। लेकिन इस उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और भी अहम हो जाता है, क्योंकि हर बार इलेक्शन की शुरुआत पहले चरण में ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होती है। और यह कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो हवा चलती है वही हवा पूरे देश में बहते चली जाती है और पूरा उत्तर प्रदेश तो उसकी चपेट में आता ही है। वही एजेंडा सेट देश के बाकी स्टेट्स में भी हो जाता है। हमने देखा कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी देश में, उस वक्त 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद का गर्म माहौल था और उस गर्म माहौल का जो माइलेज है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। उस समय अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी मेरठ से ही करते हैं, मेरठ में रैली करते हैं। 2019 का इलेक्शन कैंपेन आता है तो फिर मोदी मेरठ से शुरुआत करते हैं। पहली रैली उनकी मेरठ में ही होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वेस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी में मेरठ एक बड़ा सेंटर है। अगर 6 मंडलों की बात करें वेस्टर्न यूपी के, तो मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा और अलीगढ़ मंडल यहां पर हैं। 29 जिले हैं, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, ये मेरठ मंडल के जिले हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली
सहारनपुर मंडल के जिले हैं। मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा और संभल ये मुरादाबाद मंडल के जिले हैं। बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर ये बरेली मंडल के जिले हैं। आगरा मंडल में आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा आता है। और अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद ये जिले वेस्टर्न यूपी का हिस्सा हैं। 2019 के नतीजों पर गौर करते हैं, पहले नजर डालते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं। वेस्टर्न यूपी के 6 मंडलों की 27 लोकसभा सीटों में से 19 सीटें बीजेपी के पास हैं इस समय। और जिन सीटों पर गठबंधन को जीत हासिल हुई उनमें सहारनपुर है, जो 8 सीटें महागठबंधन ने उस वक्त जीती थी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, आरएलडी इनके साथ था। इसमें जो सीटें वेस्टर्न यूपी में जीती महागठबंधन ने, उनमें सहारनपुर बीएसपी के हाजी फजलुर रहमान ने जीती, बिजनौर बीएसपी के मलूक नागर ने जीती, नगीना बीएसपी के गिरीश चंद्रा जीते और अमरोहा में बीएसपी के कुंवर दानिश अली ने जीत हासिल की थी। मुरादाबाद, रामपुर, संभल और मैनपुरी ये सीटें उस समय समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई थी। बाद में हम देखते हैं कि रामपुर सीट भी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के हाथ से छिन जाती है और भारतीय जनता पार्टी उस पर भी जीत हासिल करती है। जिन सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई उनका भी जिक्र करना जरूरी है। उनमें मुजफ्फरनगर, जहां चौधरी अजीत सिंह और संजीव बालियान के बीच में बहुत कांटे का मुकाबला हुआ था और एक करीबी अंतर से संजीव बालियान बीजेपी से जीते। गाजियाबाद बहुत कंफर्टेबली बीजेपी जीत गई थी, वीके सिंह वहां से जीते। बुलंदशहर में भोला सिंह, अलीगढ़ में सतीश गौतम, हाथरस में राजवीर, मथुरा में हेमा मालिनी, आगरा में एसपी सिंह बघेल, फतेहपुर सीकरी में राजकुमार चहार, बरेली में संतोष गंगवार, पीलीभीत में वरुण गांधी। बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है पीलीभीत, और वरुण गांधी को हम देख रहे हैं कि बगावती तेवर है वरुण गांधी के लगातार, और वो फार्मर्स के मूवमेंट के बाद से एंटी बीजेपी मोड में है। कैराना में प्रदीप कुमार जीते थे, मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल, बागपत में सत्यपाल सिंह, गौतम बुद्ध नगर में महेश शर्मा। बागपत में इंपॉर्टेंट सीट है क्योंकि बागपत में सत्यपाल सिंह के सामने जयंत चौधरी चुनाव लड़ रहे थे और एक करीबी अंतर से सत्यपाल सिंह को वहां जीत हासिल हुई थी। फिरोजाबाद में चंद्रसेन जादौन, एटा में राजवीर सिंह, बदायूं में संघमित्र मौर्य और आंवला में धर्मेंद्र कश्यप जीते थे। इस पूरे इलाके में एक सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी ने ये सीटें हासिल की थी। इसलिए जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल डेमोग्राफी क्या है। हम देखें अगर तो यूपी की 80 सीटों में से 34 सीटें ऐसी हैं जहां 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। 6 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां 40 से 50% मुस्लिम वोटर हैं। 12 सीटों पर 30 से 60% तक मुस्लिम वोटर हैं। 18 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 20 से 30% के आसपास है। अगर हम ये देखें कि मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन क्या है तो इसको हम विधानसभा से उठाना चाहेंगे। विधानसभा के नतीजों पर गौर करें तो जब जब बीजेपी सत्ता में आती है तो मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन सत्ता में कम होता है, उनकी हिस्सेदारी कम हो जाती है। आंकड़े इसके गवाह हैं। 2007 में जब मायावती सरकार बनती है तो उस समय 58 मुस्लिम एमएलए विधानसभा पहुंचते हैं। 2012 में अखिलेश सरकार बनती है और सबसे ज्यादा 68 एमएलए जीत करके जाते हैं मुस्लिमों से। 2017 और 2022 में योगी सरकार बनती है। 2017 में सिर्फ 24 और 2022 में 34 मुस्लिम प्रत्याशी जीत हासिल करते हैं, 34 मुस्लिम विधायक चुने जाते हैं। 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले जो जिले हैं उनमें हम बात करते हैं मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद में 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, मुस्लिम आबादी है। रामपुर में 50.57% मुस्लिम आबादी है। बिजनौर में 43%, सहारनपुर में 41%, मुजफ्फरनगर में 41%, शामली में 41%, अमरोहा में 40%, हापुड़ में 32%, मेरठ में 34%, संभल में 32%, बहराइच में 33% से ज्यादा, बलरामपुर में 37%, बरेली में 34% और श्रावस्ती में 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। इन जिलों में अगर इनके साथ कुछ उन जिलों की बात करें जिनमें 15 से 30% मुस्लिम मतदाता हैं तो उनमें बागपत आता है। बागपत में 27% मुस्लिम मतदाता हैं, अमेठी में 20% हैं, अलीगढ़ में 19% से ज्यादा हैं, गोंडा में 19% से ज्यादा हैं, लखीमपुर खीरी में 20%, लखनऊ में 21% से ज्यादा, मऊ में 19% से ज्यादा, महाराजगंज में 17% से ज्यादा,
पीलीभीत में 24% से ज्यादा, संत कबीर नगर में 23% से ज्यादा और सिद्धार्थनगर में 29% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। सीतापुर, वाराणसी में भी मुस्लिम आबादी 19% से ज्यादा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है यूपी का, जिसमें मुस्लिम वोटर बड़ी तादाद में है और बहुत सारी सीटों पर निर्णायक स्थिति में है, वो डिसाइडिंग सिचुएशन में है, और ये इस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से विपक्ष के कोएलिशन बनते हैं, किस तरह से विपक्ष के गठबंधन बनते हैं। जब 2019 में कड़ा मुकाबला झेलना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को वेस्टर्न यूपी की सीटों पर, तब मुस्लिम मतदाताओं का रुझान सपा और बसपा की तरफ था। हाल ही में निकाय चुनाव हुए हैं और हमने देखा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों में नगर निगम छोड़ दें तो नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा है। कई इलाकों में ओवैसी की पार्टी ने भी यहां पर उपस्थिति दर्ज कराई है। हाल ही में विपक्षी दलों ने एक मीटिंग करके गठबंधन की रणनीति बनानी शुरू की है और अगली मीटिंग वो जुलाई में शिमला में करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, जिस मीटिंग में यह तय होगा कि विपक्ष के कौन कौन से दल मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अगर वेस्टर्न यूपी की बात करें तो यहां बहुजन समाजवादी पार्टी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके पास दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा है। यहां आरएलडी एक बड़ा फैक्टर है, उसके पास जाट वोट बैंक के साथ मुस्लिम वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा है। यहां पर कांग्रेस का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए कांग्रेस की यह कोशिश है कि कोई ऐसा कोएलिशन बने जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी और आरएलडी उसके साथ खड़े हों। यहां पर कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी भी एक बड़ा फैक्टर है और फिलहाल आरएलडी का समाजवादी पार्टी से कोएलिशन है। समाजवादी पार्टी ने ही आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को राज्यसभा में भेजा था। तो यहां पर यह देखने वाली बात होगी, क्या ये सारे दल एक बार फिर एक प्लेटफॉर्म पर आकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं या अलग अलग लड़ते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी अलग अलग होती हैं तो ऐसी सिचुएशन में बीजेपी को माइलेज मिल सकता है। फिलहाल बीजेपी ने ऐसी सीटों पर फोकस करना शुरू कर दिया है जहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है। जिन लोकसभा सीटों को 2019 में उन्होंने लूज किया था, उन सारी सीटों की रणनीति खुद अमित शाह ने अपने हाथ में ली है और वो इसी बार शुरुआत करने जा रहे हैं 30 जून से अपने इस कैंपेन की बिजनौर से। हम आने वाले कुछ और वीडियोस में सीट वाइज भी बात करेंगे। हम बात करेंगे दलित मतदाता क्यों महत्वपूर्ण है, इस इलाके में जाट वोटर क्यों महत्वपूर्ण है, इन सारे इक्वेशंस पर हम बात करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और मित्रों के साथ शेयर करके हौसला जरूर बढ़ाते रहिएगा। हम कुछ और डेमोग्राफिक सिचुएशन पर, पॉलिटिकल सिचुएशन पर यूपी की कुछ और वीडियो लेकर के आएंगे। हम कुछ स्टूडियो से अपने आप को कंटेंट जनरेट कर करके देंगे। उसके बाद हम फील्ड में ग्राउंड विजिट्स पर भी निकलेंगे और जनता के बीच किस तरह का पल्स है, लोगों के बीच किस तरह के इश्यूज हैं जो इस इलेक्शन में फैक्टर बनने जा रहे हैं, कौन कौन से इश्यूज ऐसे हैं जो सत्ता पक्ष के समर्थकों को अपील करते हैं, कौन कौन से इश्यूज ऐसे हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज ऐसी हैं जो विपक्ष को फेवर करती हैं, इन सब पर डीपली बातचीत करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।